आज हम डिस्कस करेंगे सीरीज LCR सर्किट। L मीनिंग इंडक्टर, C मीनिंग कैपेसिटर, R मीनिंग रजिस्टर। तो एक ऐसा सर्किट हम कंसीडर करते हैं जिसके अंदर एक इंडक्टर, ये मान लो कोई इंडक्टर जिसकी इंडक्टेंस हम कंसीडर करते हैं L, एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी कंसीडर करते हैं C, और एक रजिस्टर जो है जिसकी रेजिस्टेंस हम कंसीडर करते हैं R। इन तीनों को सर्किट में सीरीज़ में लगाना है और इसके अक्रॉस क्या लगा देंगे, एक सोर्स लगाएंगे EMF का, AC सोर्स लगा देते हैं यहाँ पर। ये हमारा सर्किट बन गया सीरीज LCR सर्किट। अब देखो, अगर हम यहाँ पर कंसीडर करें, हमने इसके क्रॉस वोल्टेज लगाया V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t, जहाँ पर V जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू है AC की और V0 जो है पीक वैल्यू है। तो जैसे ही हम AC सोर्स लगाएंगे हमें पता करंट पास होगा I। अब करंट जो सर्किट में से पास होगा, सीरीज में करंट सेम रहेगा। सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम। इंडक्टर जो है हमारे पास, हमें पता है इंडक्टर के अंदर जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा उसको हम राइट करेंगे VL से। कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज आएगी उसको हम राइट करेंगे VC से, और रजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप आएगा उसको हम राइट करेंगे VL से, VR से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, VR से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम अलग अलग केस कर चुके हैं। जब भी किसी इंडक्टर के क्रॉस हम कोई भी क्या लगाते हैं, कोई AC सोर्स लगाते हैं, हमें पता करंट और वोल्टेज का रिलेशन क्या आता है। इन केस ऑफ इंडक्टर के केस में हमें पता है करंट और वोल्टेज, करंट जो होता है, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय फेज एंगल π/2। π/2 जो है 90 डिग्री पीछे चलता है। π/2 का फेज डिफरेंस आता है, लैग्स बिहाइंड चलता है, पीछे चलता है करंट किससे, वोल्टेज से। ये हमने जो केस कंसीडर किया था कल, उसमें फाइंड आउट किया था। और अगर हम ये कंसीडर करें, XL हमने लिया था, XL रेजिस्टेंस जो ऑफर करेगा इंडक्टर, जो AC करंट को जो है रेजिस्टेंस ऑफर करता है, जिसको हमने राइट किया था ओमेगा इंटू L से, जहाँ पे ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है और L जो है वो इसकी सेल्फ इंडक्टेंस है। तो ये हमने इसको राइट किया था। तो अगर हम वोल्टेज का ड्रॉप निकालें, इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप आएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर करंट I पास होता है और XL ये रेजिस्टेंस ऑफर करता है, तो इतना वोल्टेज का ड्रॉप होगा। किसके क्रॉस ड्रॉप आएगा, ये इंडक्टर के क्रॉस। फर्स्ट केस हमारा। अब सेकंड केस कंसीडर करते हैं कैपेसिटर का। अगर हम कैपेसिटर का केस लें, फॉर कैपेसिटर, अगर अकेला कैपेसिटर लगा होता तो कैपेसिटर के केस में करंट जो आता है, करंट लीड्स द वोल्टेज बाई फेज एंगल π/2। यहाँ पे करंट आगे चलता है π/2 वोल्टेज से। और अगर यहाँ पर हम इसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करें तो ये हमारे पास आया था 1/ωc। C अगर कैपेसिटी है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो ऑफर की थी कैपेसिटर ने, ये आते हैं हमारे पास वैल्यू। और अगर वोल्टेज का ड्रॉप निकाले कैपेसिटर का क्रॉस VC, तो ये आएगा हमारे पास I इंटू XC। ठीक है। थर्ड वन हमारा था रजिस्टर। इन केस ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर के केस में, रजिस्टर में क्या आएगा, अब करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। रजिस्टर के केस में करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, सेम फेज में है, यानी कि फेज डिफरेंस जो आता है 5, वो यहाँ पे कितना रहता है, 0। और वोल्टेज का जो ड्रॉप होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, VR रेजिस्टेंस के क्रॉस जो ड्रॉप आएगा, दिस इज इक्वल टू I इंटू R। तो ये हमारे पास तीनों हमने वोल्टेज निकाल लिए हैं, कितना कितना ड्रॉप होगा। अब अगर हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करें, फेजर डायग्राम कैसा बनेगा, फेजर डायग्राम,
सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं, हम वोल्टेज जो आएगी रजिस्टर के क्रॉस उसको इधर दिखाते हैं VR से। अब हमें पता करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में है, तो यानी कि रजिस्टेंस के क्रॉस अगर हम करंट को यहाँ पे दिखाएंगे एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो वोल्टेज भी हमारी किसके लॉन्ग है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, क्योंकि बोथ आर इन सेम फेज। नेक्स्ट केस लेते हैं हम, सेकंड केस हमारे पास है इंडक्टर का केस लेते हैं। अब इंडक्टर के केस में जो है करंट पीछे चलता है जबकि वोल्टेज जो है वो आगे चलती है। तो इसके केस में हम वोल्टेज जो है यहाँ पे दिखाएंगे VL, क्योंकि करंट में और वोल्टेज में 90 का फेज डिफरेंस आता है। करंट जो है वो पीछे चलता है किससे, वोल्टेज से। किसके केस में, इंडक्टर के केस में। और कैपेसिटर के केस में अगर देखें, कैपेसिटर केस में करंट आगे चलता है किससे, वोल्टेज से। तो यहाँ पे कैपेसिटर के अक्रॉस अगर वोल्टेज दिखाए हम VC, वो हम यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे भी फेज डिफरेंस कितना आ गया, 90 डिग्री का। अब सबसे पहले VL और VC को देखें, दोनों एक दूसरे के साथ 180 डिग्री पे, 90 + 90 180 पे, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट है। तो सबसे पहले हमें रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा VL और VC का। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ VL इज़ ग्रेटर देन VC, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, माइनस कर देंगे तो डायरेक्शन इसकी इधर ही दिखाएंगे हम। तो ये जो वैल्यू आएगी दिस इज़ VL माइनस VC, यहाँ तक की वैल्यू जो है ये VL माइनस, यहाँ पे एंगल ये 90 डिग्री है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट हमें निकालना है VL माइनस VC और VR का। तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं इसको ऐसे। तो ये यहाँ से हो जाएगा VL, मैं VR को थोड़ा नज़दीक दिखा देता हूँ, करंट इधर, ये VR। तो ये हमारे पास इस तरह से एक पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाएगी। ये हमें रिजल्टेंट जो है मिलेगा, V मिलेगा। और ये एंगल सपोज कर लेते हैं हम फाई, ठीक है। तो मीनिंग क्या है, यहाँ पे जो ये वोल्टेज आई नेट जो रिजल्टेंट आएगा V, ये हमने कैसे निकाला। सबसे पहले ये देखो, इसका और इसका रिजल्टेंट आ गया VL माइनस VC, इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं VL माइनस VC। तो ये जो ट्राइंगल बनी है हमारे पास, इस ट्राइंगल का हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा करके रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो इधर ये जो वैल्यू आई ये VR आ जाएगी, और ये जो वैल्यू हमारे पास है ये VL माइनस VC है। तो रिजल्टेंट जो आएगा अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ, दिस इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC इसका होल स्क्वायर। और अगर कोस वाला फैक्टर लेते हैं हम यहाँ पर, VL माइनस VC और VR के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो कोस 90 वाला फैक्टर जो है वो 0 हो जाएगा। तो इसलिए जो रिजल्टेंट जो V आएगा, ये हमारे पास ये वैल्यू आती है यहाँ से। तो वैल्यू पुट कर देंगे, इसको पुट करेंगे I इंटू R, तो I इंटू R का स्क्वायर हो जाएगा। VL को पुट करेंगे I इंटू XL, और VC को पुट करेंगे I इंटू XC, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और पूरे का कर देंगे इसका स्क्वायर रूट। तो यहाँ से I स्क्वायर इसमें से भी कॉमन आ सकता है, यहाँ R स्क्वायर इसमें से भी I स्क्वायर और इसमें से भी। तो यहाँ बचेगा प्लस XL माइनस XC इसका स्क्वायर, और इसको ब्रैकेट में। तो I बाहर आ जाएगा, I को ब्रैकेट से बाहर लिख देंगे I, और यहाँ आएगा R स्क्वायर प्लस में XL माइनस XC स्क्वायर। और I जो है स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा, I को स्क्वायर रूट से बाहर लिख देंगे। तो ये हमारी V की वैल्यू आएगी। और I को अगर नीचे ले आएँ इसके डिवाइड में, तो V डिवाइड बाई I जो आएगा दिस इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ये जो टर्म आई है टोटल वोल्टेज डिवाइड बाई टोटल करंट, इसको लिखते हैं टोटल रेजिस्टेंस। और टोटल जो रेजिस्टेंस आती है इसको Z से लिखेंगे, अब इसको बोलते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस बोलते हैं इसको हम, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज LCR सर्किट या LCR सर्किट टू द AC करंट, टू द AC। यानी कि AC को जो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज LCR सर्किट ऑफर करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं। और इम्पीडेंस का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास
तो इम्पीडेंस का क्या फॉर्मूला बन गया यहाँ से, जेड जो आएगा जेड दिस इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आई, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। दिस इज़ नोन एज इम्पीडेंस ऑफ सीरीज LCR सर्किट। तो पेपर में कई बार ये निकालनी आ जाती है, फाइंड आउट द रिलेशन फॉर इम्पीडेंस ऑफ सीरीज LCR सर्किट। तो इम्पीडेंस क्या होगी, टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सीरीज LCR सर्किट इज नोन एज इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस का फॉर्मूला आ गया हमारे पास यहाँ से। तो जेड का फॉर्मूला जो आया हमारे पास, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ गया। और अगर हमें करंट निकालना हो सर्किट के अंदर, तो करंट के लिए हम क्या कर देंगे, वी डिवाइड बाई जेड, यानी कि इम्पीडेंस से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो करंट निकाल सकते हैं। अब हमारे पास आती है मेन रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है, रेजोनेंस ऑफ सीरीज LCR सर्किट। रेजोनेंस का क्या मीनिंग है सीरीज LCR सर्किट की, तो LCR सर्किट, सीरीज LCR सर्किट इज सेड टू बी एट रेजोनेंस circuit is said to be at resonance when it allow maximum current to pass through it। जब ये अपने अंदर से मैक्सिमम करंट को अलाउ करेगा पास होना, तो ऐसे जो LCR सर्किट होगा तब उस सर्किट को हम क्या बोलते हैं, सीरीज LCR सर्किट बोलते हैं। मीनिंग रेजोनेंस ऑफ द सीरीज LCR सर्किट बोलते हैं। तो रेजोनेंस कंडीशन क्या होगी हमारी, भी सर्किट जो आएगा LCR सर्किट वो रेजोनेंस में होगा, कब होगा, जब वो अपने अंदर से मैक्सिमम करंट को पास होने देगा। और आई मैक्सिमम कब होगा, आई मैक्सिमम कब होगा, when Z इज मिनिमम, Z क्या होगा, मिनिमम होगा। यानी कि Z को मिनिमम करने के लिए हमारे पास, क्योंकि ये जब Z मिनिमम होगा, ये वैल्यू कम से कम होगी, तभी हमारा ये, क्योंकि V तो फिक्स है, हमने लगा दिया है V, तो Z अगर मिनिमम होगा तो हमारा I जो आएगा वो मैक्सिमम आएगा। अब Z का फॉर्मूला ये है। तो इस फैक्टर में, इसके अंदर अगर रिलेशन के अंदर हम देखें Z के अंदर, तो हमारा आया था आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वायर। तो रेजोनेंस कंडीशन हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ से। तो जेड जो आएगा वो मिनिमम कब होगा, अगर ये एक्स एल माइनस एक्स सी वाला जो फैक्टर है, देखो आर तो जीरो हो नहीं सकता, अगर ये और ये दोनों इक्वल हो जाए, मीनिंग एक्स एल किसके इक्वल हो जाए, अगर एक्स सी के इक्वल हो जाए, तो दिस इज रेजोनेंस कंडीशन। और जेड किसके इक्वल आ जाएगा, आर के इक्वल आ जाएगा। मीनिंग क्या है, जब सीरीज LCR सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस ओमिक रेजिस्टेंस के इक्वल होगी, तो उसकी रेजिस्टेंस जो आएगी, यानी कि इम्पीडेंस जो आएगी वो मिनिमम आएगी। और जब इम्पीडेंस मिनिमम होगा तो करंट जो आएगा वो क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम रेजोनेंस कंडीशन, XL इज इक्वल टू XC। अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालनी है हमें। ऑफ सीरीज LCR सर्किट, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, XL को हमने किसके इक्वल रख दिया है, XC के इक्वल रख दिया है। दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये होता है ओमेगा L और ये आएगा 1/ओमेगा C। तो ओमेगा इधर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC हो जाएगा। तो ओमेगा जो आएगा दिस इज इक्वल टू, इधर आकर स्क्वायर रूट हो जाएगा इसका, तो 1/√LC। या अगर हमें ओमेगा की भी वैल्यू हम पुट कर दें, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, सिंपल फ्रीक्वेंसी, ओमेगा होता है 2π × न्यू, तो 2π × न्यू जो आएगा दिस इज 1/√LC। और यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2π 1 डिवाइड बाई √ क्या हो जाएगा, LC हो जाएगा। तो दिस इज़ फार्मूला फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज LCR सर्किट। तो ये भी कई बार फाइंड आउट करना आ जाता है,
कई बार न्यूमेरिकल भी इससे रिलेटेड आता है, एल और सी गिवन होता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकाल तो डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू पुट करके हम उसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। तो ये था सीरीज LCR सर्किट हमारा। तो सबसे पहले हम देखो, हमें ये टॉपिक करना है शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस कर्व एंड क्वालिटी फैक्टर। तो यहाँ पे सबसे पहले कर्व ड्रॉ करने हैं हमें, रेजोनेंस कर्व, रेजोनेंस कर्व हम ड्रॉ करेंगे सीरीज LCR सर्किट के लिए। सीरीज LCR सर्किट के लिए रेजोनेंस कर्व ड्रॉ करते हैं सबसे पहले हम। तो अगर हम ये कर्व ड्रॉ करते हैं, हमारी जो कर्व आएगी वो कर्व जो है हम दो फैक्टर्स के बीच में ड्रॉ करेंगे। इधर तो हम लेंगे करंट I और इधर हम लेंगे इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो हमारी जो कर्व बनती है, एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया, हमारी जो कर्व बनती है वो इस तरह की कर्व बनती है, ठीक है। और ये जो इसकी शार्प एंड जो बना है ये हमें मैक्सिमम करंट की इंफॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है I, ये क्या वैल्यू है हमारी, मैक्सिमम है। और करंट कब मैक्सिमम होता है, करंट मैक्सिमम होगा रेजोनेंस कंडीशन में, क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन ही ये है सर्किट जब अपने अंदर से मैक्सिमम करंट को अलाउ करता है। तो उससे रिलेटेड जो फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा R, इसको बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ओमेगा R क्या है, रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो शार्पनेस को डिटरमाइन करने के लिए अब देखो, इसकी ये जो रेजोनेंस की शार्पनेस आई है, ये जो शार्प एंड आया, ये किस फ्रीक्वेंसी पे आया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे आया। कौन सी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर। बट अगर हम करंट की वैल्यू को चेक करें, RMS वैल्यू करंट की चेक करें, तो RMS वैल्यू करंट की हमें पता है, RMS वैल्यू यहाँ पे इसकी RMS वैल्यू आ जाए, अगर RMS वैल्यू हम निकाल चुके हैं। RMS वैल्यू जो होती है करंट की वो पीक वैल्यू का कितने टाइम होती है, RMS जो है ये पीक करंट जो होता है हमारा मैक्सिमम करंट, ठीक है, उसका 1/√2 टाइम होती है। इसको हम RMS वैल्यू बोलते हैं, यानी कि करंट जब अपनी मैक्सिमम वैल्यू से कितना डिक्रीज हो जाए, 1/√2 टाइम, यानी कि RMS वैल्यू के इक्वल हो जाए। तो इस RMS वैल्यू के कोरोस्पोंडिंग हमारे पास दो फ्रीक्वेंसीज होती है। एक फ्रीक्वेंसी तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से लेस फ्रीक्वेंसी है, और दूसरी फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। एक ओमेगा 1 और दूसरी ओमेगा 2। ओमेगा 1 अगर हम ये सपोज करें, ये जो डिफरेंस है ये डेल्टा ओमेगा का डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है ये क्या है, डेल्टा ओमेगा का डिफरेंस है। तो ओमेगा 1 को हम राइट कर सकते हैं ओमेगा R माइनस डेल्टा ओमेगा, और ओमेगा 2 को हम राइट कर सकते हैं ओमेगा R प्लस डेल्टा ओमेगा। मीनिंग ये ओमेगा 2 जो है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, और ओमेगा 1 जो है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से क्या है, कम फ्रीक्वेंसी है। ये ओमेगा 1 और ओमेगा 2 जो है ये ऐसी दो फ्रीक्वेंसीज है जिसके ऊपर करंट की वैल्यू जो है रिड्यूज होकर के कितनी रह जाती है, उसकी RMS वैल्यू के इक्वल रह जाती है। तो अब यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करें, क्या फाइंड आउट करें, बैंड विड्थ निकालते हैं हम। एक टर्म होती है बैंड विड्थ, बैंड विड्थ ऑफ सीरीज LCR सर्किट, LCR सर्किट। क्योंकि कोई भी सर्किट जो है किसी बैंड, एक फ्रीक्वेंसी बैंड के अंदर वर्क करता है, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है और एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर वो वर्क करता है। तो इसको बोलेंगे बैंड विड्थ। और बैंड विड्थ कितनी आएगी हमारे पास, बैंड विड्थ ओमेगा 2 यानी कि अपर साइड फ्रीक्वेंसी में से लोअर साइड फ्रीक्वेंसी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ये होगी अपर साइड फ्रीक्वेंसी, ओमेगा 2 और ओमेगा 1 होगी हमारी लोअर साइड फ्रीक्वेंसी। तो ये जो टर्म आएगी हमारे पास ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, तो इधर से कर दो इन दोनों को, तो इसमें से इसको माइनस करना है, ये ओमेगा R से ओमेगा R कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 2 डेल्टा ओमेगा। तो ये जो टर्म आई है 2 डेल्टा ओमेगा, इस टर्म को बोलते हैं बैंड विड्थ। हम इस टर्म को क्या बोलेंगे, बैंड विड्थ बोलते हैं इसको हम, बैंड विड्थ ऑफ सीरीज LCR सर्किट। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंड विड्थ का ये। अब शार्पनेस को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास एक टर्म आती है क्वालिटी फैक्टर।
ये तो रेजोनेंस कर्व होगी। शार्पनेस हमें किसके बारे में बताती है, मैक्सिमम करंट की इन्फॉर्मेशन देती है, और मैक्सिमम करंट किस फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से। अब दो लोअर साइड पे, एक लोअर साइड पे फ्रीक्वेंसी, एक अपर साइड पे फ्रीक्वेंसी है, जिन फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो करंट की वैल्यू है वो रिड्यूस होकर के कितनी रह जाती है, आरएमएस वैल्यू के इक्वल। तो हमें वही दो फ्रीक्वेंसी लेनी है जिनके ऊपर करंट की वैल्यू आरएमएस वैल्यू के इक्वल है। तो इन दोनों फ्रीक्वेंसी का अगर हम डिफरेंस निकाल लें, ω2 माइनस ω1, जो ये टर्म आएगी 2 डेल्टा ओमेगा, इस टर्म को बोलते हैं हम क्या, इसकी बैंड विड्थ। इस टर्म को हम क्या बोलेंगे, बैंड विड्थ बोलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर। क्योंकि क्वालिटी फैक्टर जो होता है ये हमें इंफॉर्मेशन देता है, इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन about the sharpness of resonance curve, sharpness of the resonance curve। यानी कि जो रेजोनेंस कर्व है उसकी शार्पनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। इसका मीनिंग मैक्सिमम करंट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। इसका मीनिंग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की कंडीशन यहाँ पे हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। इसका मीनिंग हमें बैंड विड्थ भी हम जो है यहाँ से फाइंड आउट भी कर सकते हैं क्वालिटी फैक्टर से। तो क्वालिटी फैक्टर निकालने के दो फॉर्मूले हमारे पास है। पहला फॉर्मूला है, क्वालिटी फैक्टर को क्या से रिप्रेजेंट करेंगे, क्वालिटी फैक्टर जो आएगा दिस इज इक्वल टू, किसके इक्वल आएगा, ये रेशियो आएगा जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा या तो इंडक्टर के क्रॉस और डिवाइड बाई जो हमने टोटल वोल्टेज अप्लाई की है। ठीक है, इस फैक्टर के इक्वल आता है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर टू द टोटल वोल्टेज अप्लाइड एट रेजोनेंस। कब, रेजोनेंस पे। तो दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर। देखो कंडीशन क्या लेनी है हमें, जो हमने ये कंडीशन लगाई है ये रेजोनेंस के अंदर लगाई है भी। जब एलसीआर सर्किट रेजोनेंस पे है तो जितना वोल्टेज का ड्रॉप या तो इंडक्टर के क्रॉस होगा या कैपेसिटर के क्रॉस होगा, उसका हमें फ्रैक्शन लेना है किसके साथ, जो टोटल वोल्टेज हमने उसके क्रॉस अप्लाई किया हुआ है। और रेजोनेंस कंडीशन में अगर हम इनकी वैल्यू पुट करें, अगर करंट जो है आई है और यहाँ पे आ जाएगा XL और V को हम पुट करेंगे I इंटू जेड, जेड हमारी इम्पीडेंस होती है। तो एट रेजोनेंस, रेजोनेंस पे जेड जो है वो किसके इक्वल आ जाता है, R के इक्वल आ जाता है। यानी कि सर्किट जो है प्योरली ओमिक सर्किट बन जाता है। तो इसको हम लिखेंगे I से I कैंसिल, XL की वैल्यू आ जाएगी ω_L और ω_L भी क्या, ω/R, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी लेनी है हमें वो कौन सी लेनी है, अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी लेनी है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे और डिवाइड में क्या जाएगा, जेड की जगह क्या पुट कर देंगे, R। तो ये एक हमारा फॉर्मूला बन गया किसके लिए, क्वालिटी फैक्टर के लिए। इसको फर्दर राइट कर सकते हैं क्योंकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का हमारे पास जो रिलेशन है 1/√LC। तो इसकी वैल्यू भी पुट कर देंगे। तो ये L डिवाइड बाई R इंटू 1/√LC। L को जो है अगर हम यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर ले तो 1/R, स्क्वायर रूट के अंदर L को लेके जाते तो L का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर नीचे क्या है LC, एक L से एक L कैंसिल। तो यहाँ से हमारे पास बचेगा क्वालिटी फैक्टर जो आएगा दिस इज इक्वल टू 1/R और √L डिवाइड बाई C। दिस इज द रिलेशन फॉर क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर जो है किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, इंडक्टेंस पे डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस पे डिपेंड करता है और रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। बट रेजिस्टेंस के साथ इसका जो रिलेशन है वो इन्वर्सली होता है। क्वालिटी फैक्टर जो है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो इसका मीनिंग क्या, अगर रेजिस्टेंस को हम क्या कर दें, डिक्रीज कर दें, रेजिस्टेंस को क्या कर दें, डिक्रीज, तो क्वालिटी फैक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये। तो इसके लिए भी हम अलग से कर्व ड्रॉ करते हैं अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए। तो फॉर्मूला देख लीजिए क्वालिटी फैक्टर का 1/R √L डिवाइड बाई C। तो अनदर डेफिनेशन क्या बनेगी क्वालिटी फैक्टर के लिए, क्वालिटी फैक्टर इट इज़ द रेशियो ऑफ द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी टू द बैंड विड्थ ऑफ सीरीज LCR सर्किट। ये भी हमारी क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशन है। तो इससे भी हम क्वालिटी फैक्टर निकाल सकते हैं। तो मीनिंग क्या, बैंड विड्थ जितनी कम होगी, सर्किट की बैंड विड्थ क्या होगी, जितनी कम उतना क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, बैंड विड्थ जितनी कम क्वालिटी फैक्टर उतना ज़्यादा, तो शार्पनेस क्या आएगी उतनी ज़्यादा, यानी कि उतना ज़्यादा मैक्सिमम करंट जो है सर्किट में से पास हो सकता है।
तो ये बैंडविड्थ के साथ रिलेशन आ गया क्वालिटी फैक्टर का हमारा।